व्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारा मित्र व्यवस्था, बड़ी सिस्टम। इसमें क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो स्टूडेंट क्या होते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। एक यूनिट इन द सेंस कि दोनों ने क्या है मिलकर कि भाई तू ये कर लेना, मैं ये कर लूंगा, आज का काम ठीक है, आप ये करके ले आना, मैं ये करके ले आऊंगा, ठीक है। एक दूसरे को क्या है, अगर समझ में नहीं आता तो उसको समझाते भी हैं, ठीक है। और आपस में क्या है, एक जोड़ा बना लेते हैं, अपनी योग्यता वाले छात्रों का जोड़ा बनाया जाता है। इसमें क्या है, ताकि फिर क्या है उनकी इफेक्टिव तरीके से हो सके, आपस में क्या करते हैं वो मदद भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं मित्र व्यवस्था, ठीक है। जैसे आप लोग भी बोल देते हो, आपके फ्रेंड है जो पेपर में रोल नंबर साथ साथ आते हैं, तो भाई मेरे को ये पॉइंट याद नहीं हुआ, मेरे को ये बता देना अगर पेपर में आ जाए तो, ठीक है, ऐसे। या फिर आप क्लास में ही क्या है, भाई मेरे को टीचर वाला समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं इजीली इसको कर पाऊं, तो ये हो गई आपकी मित्र व्यवस्था। अब उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी क्या है, इसी का एक टाइप है। जैसे सहयोगी अधिगम क्या होता है, जो हमारे इंडियन जो स्कूल सिस्टम है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहां पर बच्चे समूह में कार्य करते हों। जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, जहां क्या है बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहां बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग विधि से पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चे सीखे कि वे एक दूसरे की मदद करें और समस्या के समाधान एवं कार्य पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। ये एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक ग्रुप बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। सहकारी शिक्षा बालकों में शैक्षणिक योग्यता एवं निपुणता हासिल करने में मदद करती है। जैसे सुनना, प्रश्न पूछना, मदद लेना, उत्तर देना, सुझाव देना। अध्यापक योजनाकर्ता और मूल्यांकन कर्ता का कार्य करता है। देखो भाई इसमें क्या बताया है, आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे सहयोग से पढ़ते हैं। क्या है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है, बच्चे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और सारे बच्चे जो ग्रुप में हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक दूसरे से क्या है वो क्वेश्चन सुन रहे हैं, एक दूसरे को क्या है अगर क्वेश्चन निकालना नहीं जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपस में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, ठीक है। तो जब मिलकर बच्चे काम करते हैं किसी टॉपिक के या किसी सेम ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे क्लास में क्या हो जाता है, असाइनमेंट डिवाइड कर दिए जाते हैं कि भाई तुम 4-5 बच्चे इस असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे और तुम 4-5 बच्चे इस असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये देखा जाता है। तो जब आपस में आप मिलकर कोई काम कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई कोऑपरेटिव लर्निंग का, एक तो बच्चों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का अवसर मिलता है। दूसरा, बालकों को सीखने के लिए उपयुक्त इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। बच्चा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू कर देता है कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। उसके बाद आता है आपका समूह के उद्देश्यों के सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहन मिलता है। जो असक्षम बालक है उनके मध्य भी क्या है, जो दोस्ती वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। आपस में सहयोग और मदद के माध्यम से वे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। जैसे आप ले सकते हो ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन भी आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें एक ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता। चलो ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, ऑब्जेक्टिव्स में समझ में आया कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। मैम कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग में थोड़ा कंफ्यूजन सी हो रही, लग रहा है सेम ही है। सेम बेटा, सेम कहाँ है, अलग अलग। एक नहीं मतलब बड़ी सिस्टम में तो तुम क्या हो गए, बिल्कुल जो बिल्कुल तुम्हारे क्लोज फ्रेंड है वो आ गए तुम,
ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, टीचर ने एक ग्रुप बना दिया, इसमें क्या होती है, सबका इक्वल क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कोऑपरेटिव लर्निंग में। और जो इससे पहले वाला था ना पीयर ट्यूटोरिंग, पीयर ट्यूटोरिंग में टीचर ने एक बच्चे को काम सौंप दिया कि भाई ये काम आपको सब बच्चों को सिखाना है, या जो बच्चा पीछे रह गया है उसको सिखाना है। कई बार क्लास में टीचर क्या करवाती है, अगर मान लो कोई बच्चा पूरा काम नहीं करके ले आता, तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो तेज बच्चा है, उससे उस बच्चे का काम कंप्लीट करवा देती है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कोऑपरेटिव लर्निंग में जैसे मैंने आप 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, और 5 बच्चों में मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने एक टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक का मीनिंग राम क्लियर करेगा, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव स्वाति बताएगी, इस टॉपिक की मेरिट्स आयुषी बताएगी, इस टॉपिक के डीमेरिट्स क्या है मुस्कान बताएगी, और इस टॉपिक के एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है वो शिखा बताएगी। तो ये हो जाएगी कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि मैंने 5 बंदों को बराबर का काम दे दिया। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो टॉपिक दिया है इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसमें आप लोगों का 5 लोगों का क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपको। ठीक है, और बड़ी सिस्टम में क्या था, आप 2 बच्चे हो, आपस में फ्रेंड हो, इसमें क्या है, उसमें तो क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर्मल में आ गया। बड़ी सिस्टम में क्या है, आप इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है राम, कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ ठीक है है? मैम। नहीं नहीं अभी ठीक है। अब देखो भाई, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए सबसे पहले टीचर क्या करता है, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्पष्ट करता है, बच्चों को क्या है एक ग्रुप में बांटता है। ठीक है, और उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि वे बच्चे एक दूसरे के ज्यादा नजदीक या दूर ना रहे। और फिर क्या है, हर सदस्य की भूमिका है, हर सदस्य की भूमिका एक नेता जैसी होती है, यानी कि जब उसकी बारी आएगी तो उस 200 सदस्यों को एक साथ अधिकार है। ठीक है, हाँ, लेकिन इनके रोल क्या है उनको भी बदलते ही रहना चाहिए। ठीक है, रोल भी क्या है इनके बदल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में एक ने मीनिंग बता दिया, एक ने मेरिट बता दी, एक ने डीमेरिट बता दी। ठीक है, व्यक्ति की इसमें क्या होती है, पर्सनल, खुद जितने 5 बंदों को मैंने काम दिया ना, तो 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर काम गड़बड़ हुआ तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इससे बच्चों के बीच में क्या है, जो एक वार्तालाप है वो सुनिश्चित होता है। ठीक है, ग्रुप के बच्चों के मध्य परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करते हैं। ठीक, ये बात आपकी इसमें बताई है। अब इसने बताई है कोऑपरेटिव लर्निंग की और जो बड़ी सिस्टम उसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में तो क्या आता है, सब बच्चों को क्या है, आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, सिर्फ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको इनका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इस लर्निंग के प्रति व्यक्ति क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, यानी कि एक तो क्या होता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है बच्चे को। ठीक है, यानी कि मैं ये काम करूंगा तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसको समय से पूरा करूं। एक दूसरे की मदद की, सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, बच्चों के आपस में क्या है, उनके अंदर लीडरशिप का गुण आता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें इसमें बताई हैं। और आपकी बड़ी सिस्टम में क्या है, छात्र अपने साथियों से सीखते हैं, स्ट्रेस कम होता है, आपसी सहयोग बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और क्या क्या बताई गई है भाई इसमें, डीमेरिट बताइए क्या है। डीमेरिट तो ये होगी भाई, एक तो खिचड़ी बना देते हो आप, कोई अच्छा समझा रहा है, कोई वैसे ही बोल के चला जा रहा है, तो जो उद्देश्य तो पता ही नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, और आप एक नियोजित और संगठित करने में आप टाइम बहुत ज्यादा लेते हो। ठीक है, कि नहीं पहले आप करो, नहीं पहले आप करो, तो आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके को अपनाने में टाइम बहुत ज्यादा लेते हो, सारे टॉपिक्स को मिक्स कर देते हो। ठीक है, आपको क्या है, प्रॉपर जो गाइडलाइंस है वो भी आप उसमें भी क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती। अगर मिल भी जाती है तो क्या है, आपके अंदर आपस में अगर तालमेल नहीं है तो भी दिक्कत आती है। ठीक है, बस यही इसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल लर्निंग, डिस्क्राइब बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी।
ठीक है, कि बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है। इसमें बताया गया है बंडूरा का, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सोशल लर्निंग। जो बंडूरा है, अल्बर्ट बंडूरा, वो ये बोलते हैं कि जो बच्चा है वह अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। इन्होंने इसको क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी इसका नाम दिया है, सोशल लर्निंग भी इसका नाम दिया है। बच्चा अपने वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। एक बात बताई उसने, बच्चा इमिटेशन के जरिए सीखता है। इमिटेशन यानी कि दूसरों को देखता है, वे कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसी को देखकर क्या है, सीखना शुरू कर देता है, उसकी नकल करके। तो इसमें मेन बात क्या है, ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में, चारों तरफ क्या काम चल रहा है, क्या नहीं, कौन कैसे बिहेवियर कर रहा है। तो बच्चा उन चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसी तरह के व्यवहार को अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करता है, और इसी प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला है, मॉडलिंग बोला है। ठीक है, इसमें अधिकांश बच्चे क्या है, अपना जो सोशल बिहेवियर है वह अपने बड़ों की नकल करके सीखते हैं, जैसे कैसे वो कपड़े पहन रहे हैं, कैसे बालों को संवार रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चा ऑब्जर्वेशन के जरिए यहाँ पर सीखता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी इसका नाम दिया गया है। बंडूरा के अकॉर्डिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, जितने भी तत्व विद्यमान है, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें विद्यमान है, बच्चा सबसे क्या है, एक्सपीरियंस लेता है, उनको ऑब्जर्व करता है, पूरे व्यवहार का क्या है, निरीक्षण करता है, और फिर उस चीजों को खुद फॉलो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रोसेस में बंडूरा के अकॉर्डिंग हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिहेवियर, व्यवहारात्मक और पर्यावरण है, ये तीनों जो है हमारे, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इस प्रकार एक व्यक्ति क्या है, किसी चीज को सीखता है, और इसी प्रोसेस को इसने क्या बोला गया है, सोशल लर्निंग प्रोसेस बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है ये सोशल लर्निंग का मीनिंग। यस मैम। ये सेम टॉपिक उनका था, जेबीटी फर्स्ट ईयर का, सुबह भी यही सेम टॉपिक पढ़ाया था मैंने। अब देखिए भाई, मैम ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे बुक में नहीं दिया हुआ है। बेटा देखो, बंटूरा की थ्योरी दे रखी है, आ भी जाए, सुन लो। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सोशल लर्निंग, समाज से सीखना। जी मैम। नहीं, तुम तो उमा अपना सिलेबस देखना बेटा, तुम्हारा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस तो नहीं है, ये देख लेना एक बार, क्योंकि मैं जो सिलेबस बता रही हूँ ये एमडीयू का बता रही हूँ। मैम अभी तक जो बताया तो वो आगे पीछे करके तो मिल जाता है, बस ये एक टॉपिक है जो मैं ढूंढ रही हूँ, पूरे यूनिट में नहीं है। ओके, तो आप एक बार अपना सिलेबस चेक कर लेना। आपके पास बुक यही है या अलग है? मैम मेरे पास इस पेपर, उसके नाम कहाँ पे है, लक्ष्मी पब्लिकेशन है मैम। नहीं, बुक तो हमारी भी लक्ष्मी पब्लिकेशन की है, लेकिन हमारे पास क्या है, एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। इसमें पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी साइट पे भी होता है सिलेबस, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो रहने दो, नहीं होगा। हाँ जी मैम, अब मैं सुन लेती हूँ, कोई नहीं, आप बोलो। आप सुन लो। 3 कारक हमें ये बोलता है बंडूरा जी, ये बोलते हैं कि एक बच्चे के बिहेवियर में या सीखने की लर्निंग प्रोसेस में 3 फैक्टर हैं जो उसको अफेक्टेड करते हैं। एक तो है उसका इन्वायरमेंट, दूसरा उसका कॉग्निटिव, एंड तीसरा है उसका बिहेवियर। ये 3 चीजें किसी भी चीज को सीखने में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ये तीनों ही फैक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और हमारे बिहेवियर में शामिल होते हैं। बंडूरा के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी को इमिटेट करते हैं, दोहराते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं या सीख जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को उन्होंने मॉडलिंग बोला है। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखना ही उन्होंने सोशल लर्निंग कहा है। जैसे एक बच्चा, यानी कि देखो एक ही बात को कितनी बार घुमा रहा है ये यहीं पे, कि बच्चा शुरू की अवस्थाओं में अपना व्यवहार दूसरों से सीखता है, जैसे अपने माता पिता से, पड़ोसियों से, मित्र से, अध्यापक से, या समाज के अन्य बुजुर्ग सदस्यों से। वह उन सब का निरीक्षण करता है, उन्हें देखता है कैसे वे क्या कर रहे हैं, और फिर उन्हीं चीजों को अपने जीवन में क्या है, अपने अनुभव के आधार पर सीख जाता है। ठीक है,
अब बताइए इसने स्टेप ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में क्या है, 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले बताया है अटेंशन, ठीक है, कि जब भी हमें कोई भी व्यवहार हमें सीखना है तो हमें अटेंटिव होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कि उसके बाद क्या है, रिमेंबर, याद करना। फिर उसको क्या है, कन्वर्टिंग इन मेमोरी इनटू एक्शन, एक्शन में लेके आना। फिर रेनफोर्समेंट द इमिटेटेड बिहेवियर। सबसे पहले बात आती है अटेंशन की, व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। इसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड से हम सीख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे के बिहेवियर को। और दूसरे के बिहेवियर को हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम पूरे ध्यान से उस चीज को देखते हैं, तभी हम क्या है उस चीज को सीख पाते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या है, जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान से देखा जाता है, और फिर क्या है उसको समझा जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप ये देखते हो। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, रिमेम्बरिंग द बिहेवियर। अब कोई भी बच्चा है, उसने पहले देखा अपने माता पिता को कि वो ऐसे कर रहे थे, फिर उसने उस चीज को याद रखा अपने माइंड में, ठीक है। मेंटल इमेज के तौर पर उसने अपने माइंड में उसको रखा। उसके बाद कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन। बच्चे ने सीखा, दिमाग में याद रखा, और जब बारी आई, ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, तो उसने भी सेम उसी बिहेवियर को क्या किया, रिपीट किया, ठीक है। तो उसने जो मेमोरी में था, जो उसने क्या था, याद करके रखा था उस बिहेवियर को, अब उसको क्या है एक्शन में लेके आए हैं, ठीक है, समर्थी में, क्रिया में लाना। उसके बाद क्या है, रेनफोर्समेंट। जैसे बच्चे के अंतर्गत जो इमिटेटिव बिहेवियर है उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रदान करना, जैसे सीखे हुए मॉडल को भविष्य में भी अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करना। यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि बीएड के टीचिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हर विषय अध्यापक अपने विषय की लेसन प्लान बनाता है, ठीक है, और फिर इन्हीं लेसन प्लान को क्या है बीएड के छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, अपने क्रिया और व्यवहार का निरीक्षण करता है। उसके पश्चात अध्यापक की प्रत्येक क्रिया का प्रश्न पूछने का तरीका देखता है, छात्रों के सक्रिय रूप से याद कराता है, उन्हें स्वयं पाठ पढ़ाते हैं और ऐसी क्रियाओं को दोहराने का प्रयास करता है और आगे इन पाठों को दोहराता है। फिर धीरे धीरे अपने बिहेवियर में जब उसकी जॉब लग जाती है तो यही प्रोसेस वो क्या है, फिर से लेसन प्लान बनाने की वो प्रोसेस क्या कर रहा है, उसको यूज में लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप बताए, अटेंशन, रिमेंबर, कन्वर्टिंग और रेनफोर्समेंट। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद बात आती है कि सोशल लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। इसमें बच्चा क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड से पढ़ता है, ठीक है, वह क्या है एक ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। दूसरा अपने मेमोरी में इन चीजों को एक इमेज के तौर पर छाप लेता है। उसके बाद क्या है रेनफोर्समेंट की प्रोसेस इसके अंदर होती है, ठीक है, बच्चे के अंदर व्यवहार का अनुकरण करके सीखने पर बल दिया जाता है। सिद्धांत के अनुसार सीखने वाले उन बिहेवियर को ही सीखते हैं जिन पर उनका ध्यान दिया जाता है, ठीक है, जिन पर उनकी अटेंशन होती है, सिर्फ वही बिहेवियर वो सीख पाते हैं। अधिकांश व्यवहार क्या होते हैं हमारे निर्देशित विधि द्वारा, यानी कि गाइडलाइंस के द्वारा ही हम बच्चे को सिखा देते हैं। यानी कि कई बार क्या है हम गाइडलाइंस मेथड द्वारा भी सोशल लर्निंग को सिखाते हैं कि बेटा आप इसको देखो और सीखो कि इसको कैसे करना है, ठीक है। कई बार हमारी गाइडलाइंस होती है उसमें, और कई बार खुद बच्चा स्वयं ऑब्जर्व करके भी सीख जाता है। डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ये है कि इस सिखाने के लिए इसको आदर्श मॉडल के उपस्थित करना बहुत ही कठिन कार्य है, यानी कि हम इसको क्या है एक आइडल मॉडल नहीं मान सकते सिखाने का। दूसरा अनुकरण द्वारा नहीं सीखे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नकल उतार के या इमिटेट करके नहीं सीख सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या है आदर्श मॉडल वास्तव में आदर्श है भी या नहीं, कि ये आइडल मॉडल है भी या नहीं, ये सुनिश्चित करना क्या है एक डिफिकल्ट काम है, ठीक है। ये बातें इसने इसमें बताई हैं। उसके बाद क्या है एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी की। स्कूल में क्या है को कैरिकुलम एक्टिविटीज का आयोजन करना, ठीक है। सोशल लर्निंग के सिखाने यानी कि सोशल लर्निंग के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है, शिक्षा में क्या उपयोग है भाई, एक तो को कैरिकुलम एक्टिविटी हम करवाते हैं, तो जब बड़े बच्चे खेल रहे होते हैं कुछ बच्चे उनको बैठ के देखते हैं तो वो भी क्या है उस तरीके उन क्रियाओं को सीख जाते हैं, ठीक है। एक तो ये बात है कि को कैरिकुलम एक्टिविटीज जब हम करवाते हैं तो वो भी क्या है आपका सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल है। दूसरा
अध्यापकों को छात्रों की सफलता पर ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेरित करना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, टीचरों को अपने स्टूडेंट्स की क्या है सफलतापूर्वक ऑब्जर्वेशन करने के लिए प्रेरित करना। ये टीचर्स को क्या है ऑब्जर्व करना है कि उनका बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। उसके बाद ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चा आसानी से दूसरे बच्चे को देख के सीख जाए। ठीक है, जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, उनको स्वयं को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी बोले कि हमें भी टीचर की तरह ही अच्छा व्यवहार करना, ताकि आपके बिहेवियर को देख के टीचर बच्चा भी क्या है अच्छा बिहेवियर सीख सके। अध्यापकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे टेलीविजन पर कौन सा कार्यक्रम देखते हैं, कहीं वह उनको ऑब्जर्व करके उस कार्यक्रम से प्रेरित तो नहीं हो रहे हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, मान लो मूवी देखी, मूवी में कुछ बच्चे तो क्या है हीरो की तरह बन के देखेंगे और कुछ बच्चे क्या है जो नेगेटिव रोल वाला विलन है उसकी तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये बात भी क्या है ध्यान में रखनी है। और कई बार हमें क्या है ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने पैदा करनी है कि वह सोशल लर्निंग ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही सीख जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। समझ में आ गई? ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल मैंने पढ़ाया था पिछली बार। मैम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। हाँ वही आ गए इसमें, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, फोकस। ये पढ़ाया था आपने फर्स्ट ईयर। हाँ इसमें 3 थे ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। यस मैम, ये हंट ने दिया था। हाँ जी, तो इसमें ये दे रखा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल से आपका क्या अभिप्राय है, ये वाला क्वेश्चन ये खुद करोगे। अभी पढ़ के देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा होगा तो भाई समझा दूंगी। बस इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, मल्टी सेंसरी टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। उससे पहले एक और है मल्टी सेंसरी टीचिंग, फिर ये टॉपिक है जो ये वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए, मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है। ये वो टीचिंग होती है जिसमें आप अपनी एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का यहाँ पर प्रयोग करते हो। कुछ डिसेबल बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, एक से अधिक जिनको क्या होता है लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आती है, तो क्या है वो अपनी मल्टी सेंसरीज का उपयोग करके सीखते हैं। ऐसे बच्चों को जिनको लर्निंग में कठिनाई होती है वे इस शिक्षण के द्वारा आसानी से सीखते हैं, उनको मदद मिलती है। यह लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें एक ही एक्टिविटी में 2 या अधिक सेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चा सीखने के लिए अनेक इंद्रियों का प्रयोग करता है, एक एक्टिविटीज में अनेक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जिसे बहु इंद्रियाधिगम कहते हैं। क्या हुआ भाई, एक ही बात को 2 बार लिख दिया। बच्चा संसार के बारे में देखकर, सुनकर, स्पर्श करके और शारीरिक हलचल के द्वारा सीखता है। जब बच्चा बहु इंद्रियों के माध्यम से सीखता है तो वह अच्छे तरीके से सीखता है। बोलते हैं ना अपनी 5 इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया खोल के बैठो और फिर सुनना, तो यही बात बताई और कुछ नहीं बता रखा इसने। इसमें क्या है, वे स्ट्रैटेजी होती है जो बच्चों को क्या है मल्टी लेवल में लगाकर उनकी लर्निंग में वृद्धि की जाती है। बच्चे की सेंस का प्रयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि कोई भी समस्या उनको दे दी तो उनको बोला जाता है कि अपनी मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे प्रयोग करो। सबसे पहले टेक्निक को क्या है अच्छे से देखो, जो यहाँ पे प्रोजेक्टर पे दिखाई जा रही है, देखो इसको, सुनो अच्छे से ध्यान से। बच्चा उसको देखता है, सुनता है, अलर्ट होके बैठता है, सारी चीजों को देखता है और फिर उसको क्या है उन चीजों को सीख जाता है। ठीक है, तो इसी को इसने क्या बोला है, मल्टी सेंसरी टीचिंग। जब हम एक से ज्यादा सेंस का प्रयोग करते हुए हम कोई काम सीखते हैं तो उसको 2 या 2 से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उसी को इसने मल्टी सेंसरी बोला है। इसमें दृष्टि और दृष्टि कौशलों के लिए बहुत से कार्यक्रम विकसित किए हैं, जो कई साइको लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी विकसित हुई है। बहुइंद्रिय कार्यक्रम सामग्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर बल दिया है, कॉम्बिनेशन पर लेके जाता है। इसमें
फर्नाल्ड की VAKT भाई देखो इसने क्या है कुछ ऐसा ही बताया है कि मल्टी सेंसरी टीचिंग में एक तो जो ये आपके दृष्टिबाधित जो भी बच्चे होते हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कई सारे साइको लिंग्विस्टिक प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है, ताकि बच्चे क्या है डायरेक्ट तरीके से अपनी क्या है मान लीजिए देख तो वो नहीं सकते लेकिन बाकी इंद्रियों का प्रयोग करके वो सीख सकते हैं। इसमें क्या है जो फर्नाल्ड हैं उन्होंने ऐसा ही क्या है एक विधि दी है जिसको VAKT नाम दिया है। V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्थेटिक एंड T फॉर और टेक्टुअल, ठीक है। इन शब्दों को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चे को देखता है और अंत में बच्चा उसी शब्द को ढूंढता है, ठीक है। यानी कि VAKT मेथड इसका एग्जाम्पल है मल्टी सेंसरी टीचिंग का, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ है मल्टी सेंसरी टीचिंग या लर्निंग क्या है? मैम ये जो आपने कीवर्ड बताया लास्ट में ये एक बार बताना, मतलब V था और क्या था? VAKT मेथड। V फॉर विजुअल, विजुअल हो गया। A फॉर ऑडिटरी, हाँ जी। K फॉर काइनेस्थेटिक, KINESTHETIC। नेक्स्ट नेक्स्ट है T फॉर टेक्टुअल, TACTUAL। ठीक है मैम। बिल्कुल छोटा सा दे रखा है, इतना सा पैराग्राफ दे रखा है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है और ये आपको खुद करना बेटे। ये वाला रिफ्लेक्टिव टीचिंग वाला, रिफ्लेक्टिव टीचिंग वाला अभी पढ़ के देखो समझ में आता है या नहीं आता। 10 मिनट दे रखी है मैंने तुम्हें। मैम जो हमने B.Ed फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो रिफ्लेक्टिव लर्निंग था शायद, फिर ये भी तो और ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग। बेटा सिर्फ रिफ्लेक्टिव लेवल बोला इसने, मॉडल ऑफ नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग लिखा है। देखो सेम वही है। इस मॉडल को हंट ने दिया है, इसे हंट का टीचिंग मॉडल कहते हैं। इसमें 4 स्टेप को इसने फॉलो किया है। सबसे पहले बात आती है फोकस, उद्देश्य क्या होते हैं, फिर बात आती है सिंटैक्स की, संरचना की, फिर बात आती है सोशल सिस्टम की, सामाजिक प्रणाली की, और फोर्थ बात आती है सपोर्ट सिस्टम की, इवैल्यूएशन प्रणाली की। ये क्या होता है भाई, लो मैं ही बता देती हूँ। रिफ्लेक्टिव जो लेवल होता है आपका, ये आपका सबसे ऊपर वाला स्तर होता है, ठीक है। समर्थी स्तर क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका मेमोरी लेवल, फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लास्ट में आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसमें जस्ट टीचर आपको सिर्फ गाइड करता है, बाकी का सारा काम आपको खुद करना होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में अब आप इस स्टेज पर आ चुके होते हो कि आपको अपनी चीजें खुद ही करना शुरू कर देते हो। जैसे जितने भी PhD स्कॉलर्स है, रिसर्चर है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आते हैं, ठीक है। उनको क्या है कुछ पढ़ाया नहीं जाता, उनको जस्ट गाइडलाइंस दी जाती हैं और उस गाइडलाइंस को फॉलो करके वो अपना काम करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, ठीक है। मोरिस ने क्या दिया है कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एक ऐसा क्लास इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास किया जाता है जो अधिक से अधिक क्या है सजीव लगे, जिसमें बच्चा गहराई तक जाकर खुद सोचकर कुछ अच्छी चीज निकाल कर लाए, ठीक है। इसमें क्या है एक ऐसी अप्रोच ली गई है जिसमें बच्चा क्या है सामान्य उनकी क्या है या तो फैक्ट है उनकी खोज करता है, ठीक है। ये बताया गया है इसमें। और फिर इसने बोल दिया कि जो आपका मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है वो हंट के द्वारा दिया गया, और हंट ने इसको 4 भागों में बांट दिया। फोकस, उद्देश्य, सबसे पहले तो इसने बताया गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक विद्यार्थी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, ठीक है। बच्चा क्या है स्वतंत्र और मौलिक चिंतन डेवलप करता है, क्रिएटिविटी उसकी
डेवलप होती है यहाँ पर। अब देखो कोई पीएचडी कर रहा है तो उसको क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही तो सोल्व करना है, ठीक है, चाहे वो उसको 2 साल में करे 3 साल में करे। उसके बाद क्या है, एक सिंटैक्स संरचना बना दी जाती है। इस संरचना में इसने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेप में उसने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, समस्यात्मक परिस्थिति पैदा करता है, विद्यार्थी के सामने एक प्रॉब्लम की सिचुएशन पैदा करता है। दूसरे में बच्चा इस समस्या के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में बच्चा डाटा कलेक्ट करता है। मैम फोकस के बाद क्या बताया, फिर से बता दीजिए। सिंटैक्स संरचना। लिख लिया? तुम इतना बुलवा देते हो मुझे, मेरे ना शाम तक गले में दर्द हो जाता है। आज बहुत कम बच्चे हैं क्लास में। हाँ जी मैम, हो गया। मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था ना, इसलिए शायद कम बच्चे हैं। इतने देर से हम लोग ज्वाइन कर रहे थे, 1 बजे हुआ। अच्छा, नहीं फिर ये भी और तो आज बारिश और की आज वजह से शायद ना नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। और आज मैम शायद ईद भी है। ईद कल है बेटे। कल ना कल। कल क्लास रहेगी ना मैम? कल तो सैटरडे है, सैटरडे को ऑफ रहेगा मैम? हाँ सैटरडे को नहीं होती बेटा क्लास, मंडे टू फ्राइडे होती है। ओके मैम। मेरा भी तो देखो, मैं साथ में लेके बैठती हूँ रजिस्टर वाला काम। भाई रे मेरा ना इंदू मैम सैटरडे और संडे को ही लेती थी मैम क्लास। मैम मतलब सिर्फ नाम से पता चला है। मैम इसमें वो वही है 4th ना, स्टेप मैंने रह मेरे पिछले साल के नोट्स मिल गए मेरे को मैं वही पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ऐसा करना, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। ये मुस्कान गुप्ता तो मैम मेरे बुक में नहीं है, अभी कर देते तो क्लियर हो जाता। तो बेटा हो सकता तेरी बुक में ना हो। उमा, मैं ना फोटो भेज दूंगी बेटे तुझे। ठीक है मैम। ठीक है, मैं परेशान हो गई पढ़ाते पढ़ाते सुबह से। ओके, कोई बात नहीं मैम, ठीक है। ठीक है, ना आए तो बेटा फिर मंडे को टेस्ट है तुम्हारा, मंडे को कोई बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा। ठीक है मैम। ठीक मैम बस फर्स्ट मुझे यूनिट 4th से है ना? स्टेप का नाम फर्स्ट बता यूनिट दो। से है मैम टेस्ट? हाँ फर्स्ट यूनिट है बेटा टेस्ट में। ठीक है। और आज की आपकी क्लास की मैम ना 2 पार्ट्स में हुई है रिकॉर्डिंग। पहले बीच में कॉल आ गया था तो वो बंद हो गई बीच में। मैम ये रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहता है क्या यूट्यूब पे? अरे मेरे चैनल पे डेली तो डालती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है मैम। सबसे पहला तो है आपका फोकस, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। फिर आप सिंटैक्स में 4 स्टेप बता दिए। पहले आप अपनी प्रॉब्लम के लिए एक सिचुएशन पैदा करोगे, फिर दूसरा स्टेप आप हाइपोथेसिस लगाओगे, तीसरा स्टेप आप डाटा कलेक्ट करोगे, और चौथा स्टेप आप अपने डाटा का एनालाइज करोगे, ठीक है, कि ये डाटा आपका कौन सा डाटा आपके यूज का, कौन सा डाटा आपके यूज का नहीं है। तो आप एक देखो तो रिफ्लेक्टिव लेवल सही तरीके से देखा जाए तो एक रिसर्च के लिए, जैसे अब मैं पीएचडी कर रही हूँ तो सबसे पहले मेरा क्या है, सिंटैक्स में यही तो चीजें फॉलो कर रहे हैं। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं हाइपोथेसिस लगा रही हूँ, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव दे रही हूँ कि मेरी स्टडी के ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर मैं डाटा कलेक्ट करूंगी, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसमें ये देखूंगी कौन सा डाटा मेरे लिए यूज का है, कौन सा डाटा यूज का नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी, तो ये 2 स्टेप क्लियर हो गए। फोकस यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सिंटैक्स में संरचना कि आप किस तरीके से इसको करोगे। थर्ड स्टेप आता है हमारा सोशल सिस्टम, ठीक है। वो सिंटैक्स के थे बेटा 4 स्टेप, कहीं मिक्स कर लो। अब है सोशल सिस्टम, ठीक है। सामाजिक प्रणाली।
सामाजिक प्रणाली में क्या होता है, आपके क्लास एनवायरनमेंट में खुला और बिल्कुल स्वतंत्र होता है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल में जो टीचिंग होती है ना बेटा, टीचिंग लर्निंग, उसमें मैम तो क्लास, एक बार मैम फोटो भेज दीजिएगा, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है बेटा, यूट्यूब बोल रही हूँ, उस पे डालोगे ना, नेट पे डालो, साथ के साथ सर्च कर लो, एज इट इज खुल के आ जाएगा आपका। ठीक है मैम। हंट का रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग साथ ही साथ करके देखो, सारे स्टेप निकल के आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, अब देखो जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनको बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट मिलता है, उनको पूरी स्वतंत्रता है, भाई वो किसी भी स्थान पे जाके कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी उनका जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है वो ऊपर होता है, ठीक है। ये सारी बातें इसने बताई हैं। इसमें एक्टिव एंड सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे अपनी समस्या को लेकर। उसके बाद लास्ट वाला स्टेप है आपका सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या बताया गया है, फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट उपयोगी नहीं होते, यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वहाँ पर टीचिंग की परफॉर्मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट उपयोगी नहीं होते, उनको इवेल्युएशन करने के लिए ऐसे टाइप क्या है, आपसे क्वेश्चनियर बनवाया जाता है और उस पर आपको लिखना होता है, इसमें आपके एटीट्यूड, बिलीफ्स, इनका इवेल्युएशन होता है, ठीक है, विद्यार्थी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है इससे रिसर्च के ऊपर उसका पता लग जाता है, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको क्रिएटिविटी को डेवलप करना, इन सारी चीज़ों की इसमें क्या हो जाती है, जांच हो जाती है। यही दिया गया है। फिर इसके क्या है, गुण और दोष दे रखे हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ है? हाँ जी मैम, ठीक है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर मंडे को पूछ लेना। मंडे को नहीं, मंडे को टेस्ट लूंगी, ट्यूसडे को पूछना। और जो बच्चा मेरे टेस्ट में नहीं आया ना उसके नंबर काटूंगी फिर 20-20 में से। टेस्ट मैम कैसा लोगे, मतलब रिटर्न में वैसे ही ओरल जैसे अब होता है? रिटर्न लूंगी बेटा, रिटर्न। तुम्हारी ना लिखने की हैबिट खत्म हो जाती है बिल्कुल।